आज है 31 मार्च मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। पहले आज के हरकारा की खास खबरें। हम बात करेंगे मध्य पूर्व के भीषण संघर्ष की, जहां पाकिस्तान एक अप्रत्याशित शांतिदूत बनकर उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जुगलबंदी क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम करा पाएगी? हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के चुनावी गलियारों से एक बड़ा विरोधाभास सामने आया है, जहां असम में घुसपैठियों के नाम पर वोट तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इनका कोई ठोस डेटा मौजूद नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भारतीय बाजार के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पिछले 34 वर्षों में विदेशी निवेशकों ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। बात करेंगे सोशल मीडिया पर कसते सरकारी शिकंजे और नेपाल में मचे राजनीतिक घमासान की। साथ ही हम बात करेंगे विश्वगुरु के उस नैरेटिव की, जिसे अब सोशल मीडिया पर व्यंग्य और मीम्स के जरिए चुनौती दी जा रही है और सरकार इन पोस्ट्स को हटाने के लिए जिस तरह की सख्ती बरत रही है। डिजिटल इंडिया में अब स्वतंत्र न्यूज़ क्रिएटर्स के लिए नियम बदलने वाले हैं, जिससे आपकी अभिव्यक्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका ईरान युद्ध अपने 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों को दो टूक चेतावनी दी है कि वे अपना तेल खुद बचाएं। तेहरान से लेकर सऊदी के एयरबेस तक मची तबाही और चीन पाकिस्तान की नई 5 सूत्रीय पहल पर भी होगी हमारी पैनी नज़र। बीबीसी की रिपोर्टर कैरोलिन डेविस की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व के संकट में पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच के निजी संबंध हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मुनीर को अपना पसंदीदा जनरल बताया है। पाकिस्तान के लिए ये शांति प्रक्रिया मजबूरी भी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण देश में ईंधन की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगिलमैन ने बताया कि पाकिस्तान का इस जंग में बहुत कुछ दांव पर लगा है। हालांकि सवाल ये भी है कि जो देश खुद अफगानिस्तान और भारत के साथ तनाव में हो, वो वैश्विक शांतिदूत कैसे बनेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हाल ही में कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर ड्रोन हमले किए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरब ने पलटवार किया तो पूरा क्षेत्र आग की चपेट में आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है, जिसे चीन का भी समर्थन प्राप्त है। अंकित राज की रिपोर्ट के अनुसार असम विधानसभा चुनाव के प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों को बाहर निकालने का बड़ा वादा कर रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 1.25 लाख एकड़ जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई है, लेकिन विरोधाभास तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया कुमार की अर्जी पर सरकार ने डेटा देने से मना कर दिया। असम सरकार के गृह विभाग का कहना है कि यह जानकारी सुरक्षा कारणों से आरटीआई के दायरे से बाहर है। वहीं केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास घुसपैठियों का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं है, जिससे चुनावी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मिंट में अभिनव साहा की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पिछले 34 वर्षों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है। साल भर में करीब 1.8 ट्रिलियन रुपये की शुद्ध निकासी हुई, जो 1992 के बाद का रिकॉर्ड स्तर है। सिर्फ मार्च के महीने में ही 1.18 ट्रिलियन रुपये बाहर निकल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों और मध्य पूर्व के युद्ध ने निवेशकों के भरोसे को तोड़ दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों की कमाई पर जोखिम बढ़ गया है। सुकृता बरुआ की रिपोर्ट के अनुसार असम भाजपा के भीतर पुराने बनाम नए कार्यकर्ताओं की जंग तेज हो गई है। पूर्व कांग्रेस नेता प्रद्योत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से टिकट दिए जाने पर मौजूदा विधायक अतुल बोरा ने बगावत कर दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि बाहर से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। यह आंतरिक दरार चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के आदेश पर लोकप्रिय व्यंग्य हैंडल डॉक्टर निमो यादव को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि यह अकाउंट प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहा था। इसी तरह द वायर की रिपोर्ट बताती है कि फेसबुक और एक्स पर नेशनल दस्तक, मोलिटिक्स
और व्यंग्यकार राजीव निगम के पेज भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। मोहम्मद जुबैर के कई पोस्ट पर भी कार्रवाई हुई है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के सेंसर किया जा रहा है, जिससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद अब काठमांडू के पूर्व जिला अधिकारी छवि रिजाल और पूर्व मंत्री दीपक खड़का को भी हिरासत में लिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन पर प्रदर्शनों के दौरान लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नई बालेंद्र शाह सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इन हाई प्रोफाइल हस्तियों पर शिकंजा कसा है। पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर दंगों के चर्चित चेहरे संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरठ में एक जाट सम्मेलन के दौरान बालियान ने कहा कि वो अपने अपमान का बदला ब्याज सहित लेंगे। उनका इशारा संगीत सोम और पार्टी के भीतर उनके विरोधियों की तरफ था। बालियान का विपक्षी नेताओं जैसे भगवंत मान के साथ मंच साझा करना भाजपा के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, खासकर तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। रूपाशी सेमल्टी की एक विशेष रिपोर्ट बताती है कि जयपुर का प्रसिद्ध भोजन केवल स्वाद नहीं, बल्कि जातिगत पहचान का हिस्सा है। पुराने शहर में मांसाहार का न होना केवल धार्मिक पसंद नहीं, बल्कि 1727 से चले आ रहे उस ढांचे का परिणाम है जिसे सवाई जय सिंह ने व्यापारियों के लिए बनाया था। इतिहासकार इसे इंजीनियर्ड फूड कल्चर कहते हैं, जहां दलितों और पिछड़ों के खानपान को मुख्यधारा से अदृश्य कर दिया गया है। मकतूब मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, जिसका समुदाय विरोध कर रहा है। दूसरी ओर स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता नितेश राणे के खिलाफ मुंबई में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शिकायत दर्ज हुई है। राणे ने रामनवमी के दौरान मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे व्यंग्यात्मक कटाक्षों को लेकर काफी सख्त रुख अपना रही है। कॉमेडियन पुलकित मणि का एक वीडियो, जिसमें पीएम की हक डिप्लोमेसी पर तंज था, उसे सरकारी आदेश के बाद इंस्टाग्राम से हटा दिया गया। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस मुद्दे पर कहा कि कॉमेडी के जरिए असलियत दिखाने वाले वीडियो अब सोशल मीडिया पर रहने नहीं दिए जा रहे हैं। विपक्ष भी अब सीवर से गैस और महंगे सिलेंडर जैसे मुद्दों पर व्यंग्य का सहारा ले रहा है। पत्रकार जी संपत का मानना है कि पश्चिम एशिया युद्ध ने विश्वगुरु की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और कमजोर विदेश नीति ने जनता के मन में संशय पैदा किया है। डिजिटल स्पेस में कंटेंट नियंत्रण के लिए सरकार अब आईटी नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक नए ड्राफ्ट के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह अधिकार मिलेगा कि वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय स्वतंत्र न्यूज़ क्रिएटर्स के कंटेंट को सीधे ब्लॉक कर सके। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे असंवैधानिक सेंसरशिप का विस्तार बताया है। अब एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बिना किसी शिकायत के भी किसी भी क्रिएटर की निगरानी कर सकेगी और उनसे माफ़ी की मांग कर सकेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पेंटागन से रिपोर्ट करते हुए बताया गया है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने स्वीकार किया है कि 1 महीने की बमबारी के बाद भी ईरान के पास जवाबी हमले की क्षमता बाकी है। हालांकि जनरल डैन केन ने दावा किया कि ईरानी हवाई रक्षा तंत्र ध्वस्त हो चुका है और अब अमेरिका उनके सप्लाई चेन को निशाना बना रहा है। इस युद्ध का सीधा असर अमेरिकी जनता की जेब पर पड़ा है, जहां पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई हैं। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जिम्मेदारी अब अमेरिका की नहीं होगी। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से कहा कि अगर उन्हें ईंधन चाहिए तो वे खुद जलडमरूमध्य में जाकर उसे छीन लें। ट्रंप ने फ्रांस और स्पेन द्वारा अमेरिकी विमानों को रास्ता न देने पर भी नाराजगी जताई है। यह वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा बदलाव है, जहां अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़ रहा है। बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व संकट को सुलझाने के लिए 5 सूत्रीय पहल जारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें तत्काल युद्धविराम और होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर युद्ध की मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है। ह्यूमन राइट्स एजेंसी के अनुसार ईरान में अब तक 236 बच्चों समेत 1574 नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यह युद्ध अरब दुनिया के 40 लाख और लोगों को गरीबी में धकेल देगा। द गार्जियन के रिपोर्टर पीटर ब्यूमोट के अनुसार
सऊदी अरब के एयरबेस पर ईरान ने सटीक हमला करके अमेरिका का अत्यंत महत्वपूर्ण ई-3 रडार विमान नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूसी जासूसी उपग्रहों ने इस हमले में ईरान की मदद की थी। इस हमले ने अमेरिकी सेना के भीतर खलबली मचा दी है, क्योंकि यह विमान सैकड़ों लक्ष्यों पर नजर रखने के लिए अमेरिका की मुख्य शक्ति था। आज के लिए समाचार पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।